खबर अब भी देहरादून से, जहां पर आर्थिकी में सुधार को लेकर गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने सीएम को ये अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। सलाहकार समिति ने आर्थिकी को मजबूत करने को लेकर कई सारे उपाय इस रिपोर्ट के जरिए सुझाए हैं। समिति की इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरों के साथ मंथन भी किया। राज्य की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर कैसे सुधार इसमें लाया जा सके, कैसे वापस से इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, इस पर समिति अध्यक्षों के साथ, अफसरों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से चर्चा की गई। राज्य की माइक्रो इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा, बैंकों को इसमें सहयोग देना होगा, बैंकों का इसमें सहयोग अपेक्षित भी रहेगा। लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए पर्यटन क्षेत्र को भी दोबारा मजबूती देना बहुत जरूरी हो जाएगा। समिति की तरफ से ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल डेवलपमेंट प्लान की जरूरत बताई गई है। शॉर्ट टर्म, मध्य टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स के हिसाब से कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करेगी उच्च स्तरीय सलाहकार समिति। सीएम की इस बैठक में अधिकारियों ने राज्य की गतिविधियों पर भी जानकारी दी। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। फहीम, ये बैठक हुई, इस बैठक में जमकर मंथन किया गया अधिकारियों के साथ, संबंधित अफसरों के साथ। क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, क्या कुछ आगे की राह नजर आ रही है? देखिए, इस रिपोर्ट में सलाहकार समिति की एक बात चिर परिचित है उस नजरिए से कि सरकार उसको पहले से थोड़ा सा मान करके आभास तौर पर चल रही थी। वो ये थी कि जो इस लॉकडाउन के बाद में और जो हालात बने हैं, आर्थिकी की लोगों की गड़बड़ाई है, ऐसे में राज्य सरकार की जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत प्रभावित होगा, वो डाउन जाएगा। और इस रिपोर्ट में भी वो साफ तौर पर बात निकल करके आई है। और सर्विस सेक्टर जुड़ा है सीधा पर्यटन से, और पर्यटन का व्यवसाय से जुड़े जितने भी जो भी अलग अलग सेक्टर हैं, जो भी अलग अलग दिशाएं निकलती हैं पर्यटन से जुड़ी, तो सर्विस सेक्टर की ज्यादातर है। तो वो इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर है और उसी को रिवाइव करने को लेकर के इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर बात कही गई है। और माइक्रो लेवल पर जाकर के इसको रिवाइव करने की जरूरत होगी। माइक्रो लेवल का अगर हम अर्थ देख लें तो उत्तराखंड में वैसे भी बड़े व्यवसाय के तौर पर सर्विस सेक्टर बहुत कम मात्रा में और छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग और छोटी छोटी तरीकों लाइनों पर से गुजरता है वो सर्विस सेक्टर। इस रिपोर्ट में ग्रामीण बैंकों से सहयोग लेने की बात कही गई है, लेकिन उल्टा दूसरी तरफ बैंक तो खुद सरकार की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सरकार की तरफ उनकी निगाहें बनी हुई है कि क्या कुछ मदद सरकार की तरफ से अब मिलेगी। देखिए, बैंकों को उम्मीद है सरकार से कि सरकार की पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसमें बैंक अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज की मदद कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बैंकों को उन नियमों में कुछ छूट की जरूरत दरकार है मौजूदा वर्तमान हालात में, ताकि वित्त मंत्रालय लगता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क हमारा फहीम तन्हा से कट गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, इस रिपोर्ट के जरिए तमाम वो उपाय इस कमेटी ने सुझाए हैं जिसके जरिए राज्य की इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाया जा सकता है। और अब एक एक करते हुए उन तमाम सुझावों पर फिर विस्तार से चर्चा भी हुई। अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से मंथन किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, और ऐसे में हर संभव उस की पॉइंट पर चर्चा हुई है जिसके जरिए एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान पर्यटन को और अधिक मजबूती के साथ खोलने की बात भी कही गई है, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स है। बढ़ते खबर में आगे, चंडीगढ़ से उत्तराखंड के लोगों को लाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को चंडीगढ़ के लिए 113 बसें रवाना की गई, जिनमें से कई बसें आज सुबह देहरादून पहुंची और तकरीबन 200 लोगों को चंडीगढ़ से देहरादून लाकर उनका सबसे पहले चेकअप कराया गया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बसों से सभी को भेजा जा रहा है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इन लोगों को जहां भी जिस भी एरिया में भेजा जा रहा है उससे पहले इनका प्रॉपर तरीके से चेकअप हो, इनके ब्लड सैंपल्स लेकर इसकी जांच की जाए कि कहीं कोरोना संक्रमित ये लोग तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक भी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण हुआ तो वो अन्य तमाम लोगों को भी जिस एरिया में वो पहुंचेगा वहां भी संक्रमित कर दे, इस तरह से उनको भी खतरे की जद में ला दे। ऐसे में इसके मद्देनजर खास एहतियात बरती जा रही है। उत्तराखंड सरकार वापस आने वाले सभी लोगों को लाने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन में फंसे हुए 3000 से भी ज्यादा लोग दरअसल अपने घर वापस आना चाहते हैं।
करीब करीब 30% से ज्यादा लोग अपने निजी वाहनों से लौट भी रहे हैं। ऐसे में जो भी लौट रहा है, चाहे वो अपने निजी वाहनों से लौट रहा हो, चाहे सरकार की मदद से उसे वापस लाया जा रहा हो, उनकी सबसे पहले जांच की जाती है। उसके बाद ही उन्हें उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में जहां जहां उनका घर है, वहां वहां बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने निजी वाहनों से लौट रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 70% लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकारी व्यवस्थाओं पर डिपेंड है, जो सरकार जिन्हें ला रही है, सरकार के जिम्मे है उन्हें लाना। और सोमवार को चंडीगढ़ के लिए इस तरह से 113 बसों को रवाना किया गया। इनमें से कई बसें आज सुबह देहरादून पहुंची। करीब 200 लोगों को चंडीगढ़ से देहरादून लाकर उनका सबसे पहले चेकअप कराया गया और ये सुनिश्चित होने के बाद कि हाँ वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, तब उन्हें आगे भेजने की इजाजत दी गई। तो इस तरह से यहां पर राज्य सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश हो रही है फंसे हुए लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने की। ऐसे में चुनौती यहां राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी ये खड़ी हो जाती है कि ऐसे लोग जो वापस लाए जा रहे हैं ये संक्रमित ना हो। इसमें सबसे पहले इन लोगों की पुष्टि होती है, उसके बाद आगे इन्हें घर जाने के लिए इजाजत दी जाती है। बढ़ते खबरों में आगे खबर देहरादून से। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग ने नुकसान का आंकलन किया और उद्यान से जुड़े किसानों का 26 करोड़ 34 लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही जा रही है। कृषि उपज का 1 करोड़ 82 लाख के नुकसान का आंकलन किया गया है। उद्यान एवं कृषि विभाग ने सरकार को नुकसान की आंकलन रिपोर्ट सौंपी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ नुकसान पर मंथन भी किया। क्या कुछ इसके तहत किया जा सकता है, क्या कुछ उपाय आगे इसका निकाला जा सकता है, कैसे किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है, इसके मद्देनजर विस्तार से चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन और मंडी परिषद से की जाएगी किसानों के नुकसान की भरपाई। कृषि मंत्री ने वापस लौटे प्रवासियों को कृषि बागवानी रोजगार से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। तो बारिश और ऊपर से ओलावृष्टि की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है, कृषि विभाग और उद्यान विभाग ने उस नुकसान का आंकलन किया है ताकि उस नुकसान की भरपाई की जा सके। भारी ओला गिरा से काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ। खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ज़्यादा नुकसान है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तकरीबन 26 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान इसमें सूचना प्राप्त हुई। और जबकि कृषि में क्योंकि हार्वेस्टिंग हो चुकी थी और 1 करोड़ 82 लाख का नुकसान, जिसमें कि मैं समझता हूँ 70% देहरादून जनपद का है। बाकी जनपदों में स्थिति सामान्य रही। और इसका आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को इसका पूरा सूचना भेजी जा रही है। ब्रेक बाद स्वागत है आपका। खबर अल्मोड़ा से। आज पहुंचेगा शहीद दिनेश सिंह गौड़ा का पार्थिव शरीर। बरेली से सड़क मार्ग के जरिए शहीद का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। जिला प्रशासन, टीम और नेता रवाना हुए। शहीद के गांव ये रवाना हो गए हैं। गांव के लोग शहीद के पार्थिव शरीर के पहुंचने का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही पूरे गांव में शोक की लहर है। शोक के साथ साथ गर्व भी कहीं ना कहीं तमाम गांव वालों को और परिजनों को भी शहीद की शहादत पर हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो नम आंखों के साथ पूरा गांव शहीद के पार्थिव शरीर के आने का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। बरेली से सड़क मार्ग के जरिए शहीद का पार्थिव शरीर यहां लाया जा रहा है। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां पर महिला तीमारदार कोरोना पॉजिटिव निकली। पौड़ी गढ़वाल निवासी एक मरीज की तीमारदार पॉजिटिव निकली है। इस महिला को एम्स आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है और इस महिला के कांटेक्ट में आए अब तमाम लोगों को प्रशासन ढूंढ रहा है ताकि उन सभी लोगों को ढूंढकर उन्हें भी क्वारंटाइन कराया जा सके, उनके ब्लड सैंपल्स लिए जा सके
पुष्टि हो सके कि कहीं संक्रमण उन तक तो नहीं फैला। और ये पुष्टि तभी हो पाएगी जब ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा, उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उन्हें जांच के लिए भिजवाया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब आनन फानन में इस महिला के कांटेक्ट में आए हुए लोगों की तलाश में प्रशासन लगा हुआ है। इस महिला को एम्स आइसोलेटेड वार्ड में फिलहाल एडमिट करा दिया गया है। वहां पर उसका आगे का ट्रीटमेंट शुरू किया जा चुका है। ऋषिकेश से इस तरह की खबर। ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में इस महिला को आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहां पर उसे ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन जब इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोरोना के इसके अंदर संक्रमण की पुष्टि हुई, उसके बाद अब जिन जिन लोगों से ये महिला संपर्क में आई, उन लोगों तो अब ढूंढा जा रहा है, उन तक पहुंचा जा रहा है ताकि उन्हें भी क्वारंटाइन कराया जा सके, उनके भी ब्लड सैंपल्स लेकर इस बात की पुष्टि हो सके कि संक्रमण उनमें फैला या फिर नहीं। अगर उनमें भी संक्रमण फैल गया होगा तो तुरंत उन्हें भी आइसोलेट किया जाएगा ताकि संक्रमण आगे और अधिक लोगों तक ना पहुंच जाए। चेन जो है ये ट्रांसमिशन की, इसको यहीं पर ब्रेक किया जा सके। इसी मकसद के साथ फिलहाल तो यहाँ पर एम्स प्रशासन आनन फानन में तेजी के साथ जुटा हुआ है इस महिला के कॉन्टेक्ट में आए हुए लोगों को तलाशने में। दरअसल कुछ इसी तरह से ये कोरोना वायरस तमाम लोगों को अपने चपेट में लेता है। ये एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन होती है जो तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेती चली जाती है और इस चेन को ही तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बढ़ते खबर में आगे खबर अब हरिद्वार से। खुलेंगी सभी दुकानें, जारी हुए निर्देश। जी हाँ, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, नाई की दुकान, सिनेमा घर हालांकि इस दौरान बंद रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में दूरी पर स्थित एकल दुकानों को खोला जा सकेगा। मुख्य बाजार और जहां एक साथ कई दुकानें होंगी वो नहीं खुल पाएंगी। जरूरी सामान की दुकानें ही सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति मिली है। केवल हरिद्वार जो है रेड जोन में है। फिलहाल रेड जोन के लिए एमएचए के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ आदेश जारी किया है। उसके अनुसार शहरी इलाके में केवल स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स ये खुलेंगे और मार्केट एरिया पूरा बंद रहेंगे, मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। वो टाइमिंग जो है 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे और ग्रामीण इलाके में केवल मॉल्स को छोड़ करके बाकी सारे मार्केट एरिया, समस्त प्रकार का दुकानें सभी जो है खुले रहेंगे। वो 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। जितना भी पहले कंटेनमेंट जोन्स में था उसका तो अभी शिथिल कर दिया है। अभी ये जो 4 जो बताया है उसमें भी जो है कम से कम 2 जो है आज तक खुल जाएगा और कल जो है और 2 और 1 खुल जाएगा और जो केवल 1 रहेगा जो नगला इमरती, जिसका केस अभी बड़ा रिसेंटली आया है। तो कंटेनमेंट जोन्स में तो जैसे पहले बताया था, बाकी कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं है, केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके। वही खबर हरिद्वार से ही, जहां पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ये इजाजत दी गई है। लोगों ने सुबह 6 बजे से ही जिसके बाद लाइनें लगानी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस भी काफी सतर्क नजर आई, मुस्तैद नजर आई और पुलिस को और अधिक सतर्कता और मुस्तैदी बरतने की बात कही गई है। ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं, तमाम कर्मचारियों को दिए गए हैं। पुलिस की जिनकी ड्यूटी वहां पर ठेके के आसपास लगाई गई है, उन्हें लाठियां भी उनके हाथों में थमा दी गई है कि अगर कहीं कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ मिलता है तो देरी ना की जाए और जमकर ये सैनिटाइज लठ उन पर भांजे जाए। बल्कि उधर चीनी में भी सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें खोले जाने की जानकारी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में इस बात की अनुमति दी है। लंबे समय बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चीनी में सुबह 6 बजे से ही दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। ठेकों के बाहर भीड़ की आशंका को देखते हुए हालांकि पुलिस कर्मी पहले से ही वहां पर तैनात कर दिए गए थे, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी और उन्हें ये सख्त निर्देश भी दिए गए थे कि कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कहीं भी लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो फिर तुरंत ही ऐसे लोगों को वहां से तितर बितर करना होगा, तुरंत ही
की लाठियां भांजकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है और उस ठेके को बंद किया जाना चाहिए, ताकि जब ठेका बंद हो जाएगा तो अपने आप भीड़ वहां से तितर बितर हो ही जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, दारू मिले ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लेकिन होना चाहिए। और ऐसे में ये बड़ी चुनौती पुलिसकर्मियों के सामने। हालांकि कुछ स्थान ऐसे ही, देखिए तस्वीर आपके सामने, उचित दूरी पर खड़े हुए लोग नजर आए हैं। लाइनें बेशक से कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ध्यान रखा जाएगा तो कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर चिपक कर लोग खड़े होंगे, नजदीक लोग खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे, तो फिर पुलिस भी उन्हें नहीं बख्शेगी। पुलिस भी फिर उनकी जमकर धज्जियां उड़ाएंगी और इसमें पुलिस को कोई गुरेज नहीं होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों से फीस न लेने के आदेश जारी किए गए थे, मगर फिर भी प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी लगातार जारी है। ये ताजा मामला पौड़ी जिले से संबंधित है, जहां पर एक निजी विद्यालय द्वारा सरकार के आदेश के बावजूद भी सरकार आदेश का उल्लंघन करते हुए छात्रों से ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है। इससे पहले कोटद्वार के एक निजी विद्यालय द्वारा फीस वसूली का भी एक मामला सामने आया था, जिस पर जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा संबंधित स्कूल को नोटिस देने के बाद केंद्र सरकार को उस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए पत्र भी भेजा गया है। नर्सरी के बच्चों से ट्यूशन फीस लिए जा रही है। जो नर्सरी का बच्चा जिसको ठीक से बोलना तक नहीं आता, वो क्या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेगा और क्या उसको शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे। लेकिन अभिभावकों पे स्कूलों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है और उनसे अपील की है कि इस पर जल्द कार्रवाई करें और स्कूल की मान्यता। जितनी भी शिकायतें हमें मिली हैं उसमें हम लोग जांच करवा के उसमें कार्रवाई भी करवा रहे हैं। अभी आपके दुगड्डा एरिया में एक शिकायत मिली थी किसी स्कूल के बारे में, तो जब उसकी जांच की गई तो जो भी शिकायत की गई तो सत्य पाई गई, तो उस बेस पे उसकी मान्यता को रद्द करने के लिए शासन को लेटर ऑलरेडी जा चुका है। तो आज कुछ शिकायतें मिली तो हम इसमें तुरंत हम जांच भी करा रहे हैं। अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। इसमें